तो कल वाले लेक्चर के अंदर, यस बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। कल वाले लेक्चर के अंदर में हमने IS-20 डिस्कस किया था, और IS-20 के अंदर मैंने थोड़ा बहुत बताया था गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग क्या होता है और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ था बेटा? सबसे पहली चीज तो हमारा दिया था IS-20। IS-20 किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग गवर्नमेंट असिस्टेंस। या गवर्नमेंट किसी भी तरह की अगर कोई हेल्प वगैरह करती है तो वो भी इसमें कवर है। इसके अंदर हमने रीड आउट किया था तो कि गवर्नमेंट जो है वो दो तरह की ग्रांट देती है, एक तो रेवेन्यू ग्रांट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है? जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो ग्रांट हम देते हैं उस ग्रांट को हम कहेंगे बेटा रेवेन्यू ग्रांट। और सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कैपिटल ग्रांट। जब आप कोई एसेट्स वगैरह को अक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए अगर कोई ग्रांट रिसीव होती है तो उस ग्रांट को हम कहते हैं कैपिटल ग्रांट। इसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया था बेटा IS-20 जो है ग्रांट से रिलेटेड, उसके अंदर दो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट, प्रूडेंस, मतलब कि ग्रांट को आप बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उससे रिलेटेड कंडीशंस वगैरह पूरी कंप्लीट कर दी जाती है और वहां पर कंफर्म हो जाता है तो कि ग्रांट रिसीव होगी। एंड सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था अक्रूवल्स, मतलब कि ग्रांट को हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस से मैच कर दिया जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा ग्रांट में, रेवेन्यू ग्रांट अगर हमारी है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या कर देंगे, उसको P&L में क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, या फिर उससे रिलेटेड हम एक्सपेंसेस में से माइनस करके फिर डिफरेंस अमाउंट को शो कर दिया जाता है। कैपिटल ग्रांट के अंदर भी हमने पढ़ा था बेटा, कैपिटल ग्रांट में भी हम क्या करते हैं, या तो हम क्या कर देंगे, एसेट की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में से माइनस करके तो जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है तो कि हम जो ग्रांट रिसीव हुई है उसको हम डेफर्ड इनकम मान करके उससे रिलेटेड हर साल हम क्या करते जाते हैं, इनकम शो करते जाते हैं। और जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन किस पर शो करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर। ये पॉइंट हमने रीड आउट कर लिया था। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, या फिर कोई भी बॉडी वगैरह है तो वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती है। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब अगर वो ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब वर्किंग से रिलेटेड अगर है तो वो रेवेन्यू ग्रांट कहलाएगी, और अगर एसेट्स वगैरह से रिलेटेड है तो कैपिटल ग्रांट कहलाती है। रेवेन्यू ग्रांट का हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम, इफ द ग्रांट इज पेड व्हेन एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड दैट सर्टेन एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड, द ग्रांट शुड मैच विद दैट एक्सपेंडिचर्स। अगर ग्रांट वगैरह पे की गई है और उससे रिलेटेड एविडेंस वगैरह है तो फिर हम उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। और अगर ग्रांट वगैरह कोई और बेसिस पर दी जाएगी, भाई तो क्या आपने ये अगर ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए तो हम आपको इतनी ग्रांट देंगे, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह से रिलेटेड जो भी आपको उनको अचीव करने में जो एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को हम ग्रांट से मैच करा देते हैं। रेवेन्यू ग्रांट को हमने पढ़ा था तो कि बुक्स में जब रिकॉर्ड करना होता है तो उसके बेटा टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, या तो आप क्या करिए, उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्रेडिट साइड में शो करिए, या फिर दूसरा तरीका होता है हम उसको उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने बोला था कि सर जो आप माइनस करके दिखाते हैं तो कि वो तरीका सही नहीं होता है क्योंकि उससे एक्चुअल एक्सपेंसेस का कंपैरिजन नहीं हो पाता। कुछ लोग बोलते हैं तो कि माइनस करके दिखाना सही रहता है, ताकि क्योंकि अगर वो खर्चा ही नहीं होता, अगर ग्रांट नहीं मिल रही होती तो अगर आप माइनस करके नहीं दिखाएंगे तो वो गलत होगा। इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, यहाँ तक का हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो बेटा यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बोलिए। यहाँ तक किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। नहीं है? चलिए नो सर। इसी के बाद में फिर हम आज का टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर हमारा कैपिटल ग्रांट। और कैपिटल ग्रांट के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, दो तरीके होते हैं, हमने आगे भी पढ़ लिया था भैया। तो हम क्या कर देंगे, IS-20 परमिट्स टू ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट ऑफ द ग्रांट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट असेट एंड डेप्रिशिएट द रिड्यूस कॉस्ट। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होगा, जो आपकी नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट है उस कॉस्ट में से माइनस करके जो बाकी का अमाउंट बचेगा उसी पर हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और सेकंड मेथड होता है ट्रीट द ग्रांट एज अ डेफर्ड क्रेडिट।
जो ग्रांट है उसको हम डेफर्ड क्रेडिट की तरह ट्रीट करेंगे एंड ट्रांसफर अ पोर्शन टू द रेवेन्यू ईच ईयर, और उससे रिलेटेड जो भी पोर्शन होगा वो हर साल हम रेवेन्यू के फॉर्म में दिखाते जाएंगे, सो ऑफसेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ताकि वो हमारा डेप्रिसिएशन एडजस्ट होता जाए। समझा चुका हूँ ये मैं कल वाले लेक्चर में भी वही चीज वापस है। जैसे सपोज मान लो बिल्डिंग की कॉस्ट 10 लाख, ग्रांट रिसीव हुई 7 लाख की, तो हमारा जो रिमेनिंग फिगर बचा 3 लाख, तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस पर करेंगे, 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। सेकंड मेथड के अंदर क्या होगा, हमारी एसेट की कॉस्ट है कितनी, 10 लाख, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और वो जो ग्रांट रिसीव हुई थी 7 लाख, 7 लाख का 10% हम क्या दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अल्टीमेटली हमारी नेट एक्सपेंसेस हो जाएगा कितना, 30,000। यहाँ तक का पॉइंट हो गया। इसी के बेसिस पर वही वापस से फिर वापस बता दिया बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ग्रांट। तो वही पॉइंट समझाया है हमें, ग्रांट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द रिलेटेड एसेट्स। जो ग्रांट मिलती है आपको नॉन करंट एसेट्स वगैरह परचेज करने से रिलेटेड, उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली। IAS 20 परमिट्स टू ट्रीटमेंट। IAS 20 क्या बोलता है बेटा, दो ट्रीटमेंट्स देता है। बोथ ट्रीटमेंट आर इक्वली एक्सेप्टेबल एंड कैपेबल ऑफ गिविंग अ फेयर प्रेजेंटेशन। दोनों ट्रीटमेंट में से आप कोई सा भी ट्रीटमेंट फॉलो करिए, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों ही सही प्रेजेंटेशन देते हैं। मेथड 1 के अंदर क्या होगा, ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड डेप्रिशिएट द रिड्यूस कॉस्ट। हम क्या कर देंगे, फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होगा बेटा, जो उसकी नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देते हैं ग्रांट के अमाउंट को, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सेकंड मेथड के अंदर क्या होता है, रिकॉग्नाइज द ग्रांट इनिशियली एज डेफर्ड इनकम। हम जो ग्रांट होती है उसको हम डेफर्ड इनकम के फॉर्म में शो करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर, और हर साल हम रेवेन्यू में पोर्शन ट्रांसफर करते जाते हैं, सो ऑफसेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन चार्ज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। कुछ जगह पे मेथड 1 ऑपरेट होता है, कुछ जगह पे मेथड 2 ऑपरेट होता है। मेथड 1 इज ऑब्वियसली फार सिंपलर टू ऑपरेट। मेथड 1 जो है वो क्या होता है, इजी होता है ऑपरेट होने में। Method 2, however, has an advantage of ensuring that assets acquired at different times. Method 2 के अंदर क्या बेनिफिट मिल जाता है, अगर आपने assets क्या करी है, अलग अलग टाइम पर acquire करी है and in different locations, और अगर अलग अलग locations पर acquire करी है, then are recorded on a uniform basis regardless of changes in the government policies. गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो रहा है या अलग अलग टाइम पर परचेस करी, तो फिर वहां पर मेथड सेकंड ज्यादा बेटर होता है। तो कुछ कंट्रीज मेथड 1 फॉलो करती है, कुछ कंट्रीज मेथड सेकंड फॉलो करती है, बट आंसर विल रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 देखें बेटा, इसमें क्या बोला है हमें, कैपिटल ग्रांट। अभी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 में क्या कहा, एन एंटिटी ओपन्स अ न्यू फैक्ट्री। एंटिटी ने क्या किया बेटा, एक नई फैक्ट्री ओपन करी एंड रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ $15,000। उन्होंने एक नई फैक्ट्री बनाई थी और उस पर उनको ग्रांट मिली कितने की, $15,000। ग्रांट फैक्ट्री ओपन करने से रिलेटेड है, मतलब कि वो क्या होगी बेटा आपकी कैपिटल ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग $1 लाख। और वो ग्रांट जो रिसीव हुई थी वो किस चीज से रिलेटेड हुई थी, आपको कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेस करने से रिलेटेड। तो कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेस करने से रिलेटेड ग्रांट है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल ग्रांट। इट डेप्रिशिएट्स ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। उस पर डेप्रिसिएशन लगता है 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। Show the statement of P&L and the statement of financial position extracts in respect of the grant in the first year under both methods. आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L और SRFP के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी वो दोनों बतानी है, दोनों मेथड से। तो हम सबसे पहली चीज तो वापस से देख लें, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला ग्रांट रिसीव हुई है आपको कितनी बेटा, $15,000। इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है कितनी, $1 लाख, और डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। तो सबसे पहले ग्रांट रिसीव $15,000, कैपिटल इक्विपमेंट की कॉस्ट $1 लाख, डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम। तो मेथड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ग्रांट रिसीव डायरेक्टली डिडक्ट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस था 1 लाख, 1 लाख में से 15,000 माइनस किया, बचा कितना, 85,000। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो 85,000 का 20% कितना हो जाएगा, 17,000। तो P&L के अंदर जब हम शो करेंगे तो P&L में कितना आ जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन 17,000। और बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर ग्रांट हमारी थी, कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख, 1 लाख में से ग्रांट रिसीव माइनस कर दिया 85,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिगर दिखा देंगे 68,000।
ये हमारी बात हो गई कौन सी, मेथड नंबर फर्स्ट, जब आप अगर ग्रांट को डायरेक्टली इनिशियल लेवल पर ही माइनस कर दिया जाता है। और सेकंड मेथड था जब हम अगर ग्रांट को क्या करते हैं, डेफर्ड इनकम शो करते हैं। तो डेफर्ड इनकम अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो किस पर लगेगा, उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000। और इन्वेस्टमेंट की इनकम हम शो करेंगे 15,000। 15,000 का हमें ग्रांट रिसीव हुआ था, तो 15,000 का 20% दैट विल बी 3,000। तो जब पीएनएल में हमें दिखाना रहेगा तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस दिखाएंगे 20,000 और इन्वेस्टमेंट इनकम दिखाएंगे 3,000। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 17,000 का आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा बेटा, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 20,000 का, तो 20,000 माइनस किया, बचा कितना, 80,000। और मुझे टोटल ग्रांट मिलनी है कितनी, 15,000 की। टोटल ग्रांट मिली 15,000 की, जिसमें 3,000 तो हमारे करंट ईयर में यूटिलाइज हो गए, बचे कितने, 12,000। उसमें से भी एक इंस्टॉलमेंट का पैसा तो कब आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर में। और बाकी के जो 3 इंस्टॉलमेंट का बचेगा वो कब जाएगा, नेक्स्ट ईयर के भी बाद में। तो देखो हमने यहाँ 15,000 में से 3,000 तो करंट ईयर में यूटिलाइज हो गए, तो बचे कितने, 12,000। उस 12,000 में से 3,000 करंट लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि ड्यू विद इन 1 ईयर। और बाकी का जो अमाउंट बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? देवांश, गर्विता, जूही, पूर्वा, शुभ, सिमरन, वैदिका। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट हो गया कैपिटल ग्रांट। इसी के बाद में फिर एक और टॉपिक दिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। अब सर ये क्या होती है रीपेमेंट्स ऑफ ग्रांट? गवर्नमेंट से मुझे मान लो ग्रांट रिसीव हुई थी, गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दी। अब उन्होंने मान लो अगर सपोज कोई कंडीशंस वगैरह दे रखी थी, तो क्या आपको सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाना है आपको, या आपको अपने एम्प्लॉयज वगैरह को जॉब से रिमूव नहीं करना है, बट मेरा जो स्टाफ है वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ही बेकार स्टाफ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब से हटाना पड़ेगा। और वो मैंने उनको जॉब से हटा दिया, परेशान करते थे, तो उसके कारण गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था कि भाई हम आपको ग्रांट नहीं देंगे, हमने जो आपको ग्रांट का अमाउंट दे रखा है वो वापस से हमें रिटर्न कर। तो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, जब अगर किसी भी कंडीशंस के कारण अगर गवर्नमेंट क्या कर देती है, ग्रांट देना बंद कर देती है, डिनाई कर देती है, तो जो ग्रांट हमें मिल चुकी है वापस से हमें क्या करना होगा, उसका रिवर्सल करना होता है। और जब रिवर्सल करना होगा तो हमने जो मेथड फॉलो किया था, अगर मान लो मैंने रेवेन्यू ग्रांट की अगर बात करूं, रेवेन्यू ग्रांट में मैंने अगर मान लो सपोज पीएनएल में क्रेडिट साइड में शो कर रखा था, तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या कर दूंगा, डेबिट में शो कर दूंगा। अगर मैंने पीएनएल में ग्रांट में से एडजस्ट करके शो कर रखा है तो उसको प्लस कर देंगे। कैपिटल ग्रांट की अगर मैं बात करूं, कैपिटल ग्रांट में अगर मान लो मैंने स्टार्टिंग में माइनस करके दिखा रखा है, तो हम वापस से क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। और या फिर अगर हमने उसको ग्रांट को इनकम के फॉर्म में दिखा रखा था, तो उसको रिवर्स कर दिया जाए। मतलब जो मेथड आपने फॉलो कर रखा है उसका जस्ट हमें रिवर्सल करना हो। इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स, रिवर्सल ऑफ grant will be made of method followed in case of revenue और कैपिटल ग्रांट्स। चाहे वो रेवेन्यू ग्रांट हो या कैपिटल ग्रांट हो, हमने जो भी मेथड फॉलो किया था उसका जस्ट हमें क्या करना होगा बेटा, रिवर्सल करना होता है। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। यस सर। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, इन सम केसेस ग्रांट में नीड टू बी रीपेड
कई केसेस में हमें ग्रांट को क्या करना होता है, रीपे करना होता है। इफ द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट आर ब्रीच, अगर ग्रांट की कंडीशन जो है वो ब्रीच कर दी जाती है, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं की जाती है। इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे द ग्रांट, और अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह के ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं ग्रांट को रीपे करने के, एंड द रीपेमेंट इज प्रोबेबल, और रीपेमेंट करने के हमारे चांसेस हैं, then it should be provided for in accordance with the requirements of IAS 37। और IAS 37 हमने पढ़ा था क्या बेटा, याद है आपको, किससे रिलेटेड था? प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड असेट्स, इसी से रिलेटेड था क्या बेटा? Yes, sir. तो हमें अगर मान लो किसी भी तरह की ऑब्लिगेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी तो फिर हमारा ट्रीटमेंट जो होगा वो किस अकॉर्डिंगली होगा, IAS 37 के अकॉर्डिंगली। और IAS 37 हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो वो चीज मैं अभी यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। IAS 37 वो पूरा चैप्टर दे रखा है, तो वहां पर हम उसको पूरा डिटेल में रीड आउट करेंगे। यहाँ पर अभी बस ये बोला उन्होंने, जब अगर हमें ग्रांट को वापस से रीपे करना हो, अगर हमारी उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है, तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, IAS 37 को फॉलो करते हुए। अब आगे क्या बोला बेटा हमें, वही बात वापस से समझा दिया। इफ द डेफर्ड इनकम मेथड फॉर कैपिटल ग्रांट हैज बीन यूज्ड देन द रिमेनिंग ग्रांट वुड बी रीपेड टू द गवर्नमेंट। अगर आपने डेफर्ड इनकम मेथड अगर यूज किया था, तो जो रिमेनिंग ग्रांट है वो आपको क्या करनी होगी, गवर्नमेंट को वापस से रीपे करनी होगी। एंड एनी अमाउंट रिलीज टू द पीएनएल, और जो अमाउंट आपने पीएनएल में रिलीज कर दिया तो उसको हमें क्या करना होगा, वापस से रिवर्स करना होता है। एंड सेकंड पैरा में बोला है, इफ द नेटिंग ऑफ मेथड फॉर कैपिटल ग्रांट हैज बीन यूज्ड, और अगर आपने नेटिंग ऑफ मेथड अगर यूज किया है कैपिटल ग्रांट के लिए, देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट मस्ट बी इंक्रीज, तो हमें एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज करना होगा टू रिकॉग्नाइज द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ताकि हमारी फुल कॉस्ट निकल सके एसेट की विदाउट द ग्रांट। ग्रांट के पहले जो एसेट की कॉस्ट थी वो हमारी फाइंड आउट हो सके। ये मेरा IAS 20 हो गया है। ये मेरा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा इस चैप्टर के अंदर, IAS 20 ग्रांट। इज इट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट हमारा हो गया है, इसमें ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अब इसके बाद में इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस वाले IAS को मैं आज स्टार्ट ना करके इसको कल कराऊंगा मैं बेटा। पहले आप इसको यहाँ तक का कंप्लीट कर दीजिए। 3 IAS मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर IAS 40 को मैं पूरा एक साथ स्टार्ट करूंगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 IAS को, IAS 16, IAS 23 और IAS 20, इन 3 IAS को कंप्लीट कर लीजिए। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, अदरवाइज इन तीनों IAS को कंप्लीट कर देना। कल वाले लेक्चर में मैं इसमें IAS 40 का कंसेप्ट समझा दूँ। ठीक है बेटा? यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लीजिए, इसका बाकी का हम कल करते हैं। कल वाले लेक्चर में मैं इसका आपको, क्योंकि ये फिर बड़ा टॉपिक है बेटा, अभी अगर मैं आधा अधूरा कराऊंगा IAS 20 तो ये सॉरी IAS 40 तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर कल मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए, आज के लिए इतना काफी है, आज का इतना ही कवर करते हैं, कल फिर अपन ज्यादा कवर कर लेंगे, कल पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। ओके बेटा, सो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम बेटा।